लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग ले रही थी और इसी मीटिंग के दौरान बाहर करीब 200-250 लोग उस हाल के बाहर खड़ा हो गए और मायावती के खिलाफ जोर जोर से चिल्लाने लगे और नारा लगाने लगे। उसी दौरान कुछ लोगों ने दरवाजे का गेट तोड़ दिया, यानी कि उस हाल का गेट तोड़ दिया और गेट तोड़ के अंदर घुस गए। जो मायावती जी के मीटिंग में बैठे हुए विधायक थे, उनसे बाहर से आए हुए लोग मारपीट करने लगे और कुछ लोग मायावती के पास पहुंच गए और उनके पास जाके उनके कपड़े को फाड़ के और उनके साथ आपत्तिजनक हरकत तक भी करने लगे। इसी दौरान उसमें से चंद लोगों ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और सुरक्षा घेरा बना के मायावती को उसी हाल के एक रूम नंबर 1 में ले जाके बंद कर दिया और उनसे निवेदन किया कि बहन जी, इस रूम को आप फाटक अंदर से बंद कर लीजिए और फाटक अंदर बंद कर लीजिए, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं। मायावती जैसे ही फाटक के अंदर गई, अंदर से उन्होंने कुंडी लगाया और कुंडी लगा के लैंडलाइन पे पड़े उस रूम में पड़े लैंडलाइन से उन्होंने पहले फोन लगाया एक शख्स को और बोला, भैया हमें बचा लो, हमें ये लोग मार डालेंगे। उसके कुछ देर बाद उन्होंने तत्कालीन डीएम को, उस जगह के डीएम को उन्होंने फोन लगाया और बोला कि हमारे ऊपर कुछ गुंडों ने हमारे पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर हमला कर दिया है, आके हमको आप बचाएं। हम लोग का लोकेशन है स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ। लखनऊ के उस डीएम ने जिसने फोन रिसीव किया था, उसके पहुंचने से पहले वह भैया, कथित भैया, उनके दरवाजे पे पहुंच गया और जिस तरह गांव के लोग लाठी लेकर जाते हैं वैसे वो आदमी लाठी लेकर वहां पहुंचा और लाठी के बल पे उन सारे 200 लोगों को रोक दिए और किसी को भी मायावती के उस रूम के पास फटकने नहीं दिए। मायावती को एक तरह से कहा जाए तो मौत के मुंह से निकाले थे वह कथित भैया, जिनका नाम था ब्रह्मानंद द्विवेदी, जो आरएसएस के एक नेता थे और बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। इस घटना के बाद मायावती उस जो ब्रह्मानंद द्विवेदी थे उनसे काफी अधिक जुड़ाव हो गया और आजीवन उनके लिए ऋणी बनी रही और जो मंच थे सार्वजनिक मंचों पे, वहां तक उनको नाम लेने में कभी उन्होंने, पार्टी अलग होने के बावजूद भी कभी उन नाम लेने में कभी कोताही नहीं किया या उनके गुणगान करने में कोई कोताही कभी नहीं की। आपको मैं सुधीर शर्मा एक बार और प्रणाम करता हूं। यह सच्ची घटना मैं आपको बताते जाता हूं। यह घटना उसी ब्रह्मानंद द्विवेदी के ऊपर है कि आखिर में वो कौन था और कैसे उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बनने वाले थे। घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर गांव के। एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चल के विधायक बना और जब वो विधायक बने तो उनके घर के सामने ही 500 मीटर दूरी पे एक तिलक का आयोजन था। वहां से उनको इनविटेशन के दिन, जिसका दिन था 9 फरवरी 1997, वह वहां गए अपने गनर और अपने ड्राइवर के साथ। जब वहां गए तो वहां शादी में शिरकत किए, तिलक में सारे लोगों से मिले जुले, खाए पिए, कुछ चर्चाएं हुई। 1-2 घंटा रहने के बाद जब वहां से वो रिटर्न हुए और अपने गाड़ी में आके बैठे, उनका गनर, विधायक और ड्राइवर जब गाड़ी में बैठ गए तो उस घर के 4-5 लोग बाहर सी ऑफ करने के लिए भी आए हुए थे। इसी दौरान अभी गाड़ी चालू भी नहीं हुई थी, 2 बाइक सवार पे 4 लोग आए और ताबड़तोड़ गोलियों से भूनना चालू किया। गाड़ी में इस कदर गोलीबारी की गई कि पूरे जगह में अफरा तफरी मच गई और तिलक का जो माहौल था वो गमगीन हो गया, क्योंकि उसके द्वार पे ही घटना हो रही थी। उन बदमाशों ने इतना डिसाइड करके आए थे कि हमको आज विधायक जी को मार देना है और उन लोगों ने जब काफी गोलियां चला दी, काफी गोलियां सीने में उतार दी, तो गाड़ी का शीशा टूटा था। उसमें उन लोगों ने झांक कर देखा कि क्या विधायक जी अभी जिंदा तो नहीं है। आपको बताते चले, जब वो लोग आश्वस्त हो गए कि नहीं अब विधायक जी नहीं रहे, तो वो वहां से गाड़ी पे बैठ के निकल गए। गनर और ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे गनर ने अपना दम तोड़ दिया और ड्राइवर कुछ दिनों के बाद अपना दम तोड़ा, बट काम करने के लायक नहीं था जब तक जिंदा था। अब बात आती है कि आखिर में ये कौन थे।
यह मर्डर की घटना होते ही पूरे शहर, जिला, देश स्तर की राजनीति पे बातें होने लगी। कहा जाता है कि जब उनका शव यात्रा निकली हुई थी तो शव यात्रा के साथ साथ आसमान में 3 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरे हेलीकॉप्टर में लाल कृष्ण आडवाणी थे और तीसरे हेलीकॉप्टर में कल्याण सिंह के साथ मुरली मनोहर जोशी बैठे थे। यानी देश के राजनीति के 3 बड़े पुरोधा उस शव यात्रा में थे। और जब शव यात्रा में यह घटना देखी गई तो देश के लोगों को लगा कि आखिर में है कौन और क्यों इनको मार दिया। लोगों ने मायावती वाले घटना के बाद और मायावती के द्वारा मंचों पे, खुलेआम मंचों पे उनकी बड़ाई करने के कारण लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। पुलिस के पास उनके छोटे भाई सुधांशु द्विवेदी ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया, जिसमें उन्होंने 3 अज्ञात और एक नामजद विजय सिंह, जो कि विधायक थे, उनके खिलाफ कराया गया। अब काफी दिन बीत गए और यह मैटर सीबीआई के पास चली गई। हम आपको घटना बताते चलते हैं कि आखिर में उनको पॉपुलैरिटी सबसे अधिक कहां से मिली थी पहले, उसके बाद हम आएंगे इनके एफआईआर और उनके जो हत्यारे हैं उनको कहां तक सजा हुआ, कहां तक उनके साथ न्याय हुआ। पहले हम आपको बताते चलें कि 24 जून 1991 से 6 जून 1992 तक वह देश उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री भी बन के रहे थे। 1996 के आम चुनाव में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो चूंकि यह मायावती जी के काफी घनिष्ठ थे तो इन्होंने मायावती जी को ऑफर दिया कि बहन क्यों ना हम लोग मिल के सरकार बना ले। और यह जो बात थी यह उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जिसमें कहा जाता है कि उनके मुख्यमंत्री न बन जाए इससे रोकने के लिए उनकी हत्या करा दी। हम आपको बताते चले हैं कि जब उनके छोटे भाई साहब ने एफआईआर लॉगिन कराया था तो विजय सिंह के नाम से उन्होंने डायरेक्ट एफआईआर किया था और 3 अज्ञात थे, लेकिन पुलिस इस मसले को सुलझा नहीं पा रही थी, इस उलझन को सुलझा नहीं पा रही थी और यह केस अब सीबीआई के पास हैंडओवर हो गया। सीबीआई ने जब जांच करना चालू किया तो उसमें पाया कि जांच में विजय सिंह नाम के एक विधायक हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनके साथ कमालगंज की जो विधायिका उर्मिला सिंह थी, उर्मिला ठाकुर, उनके लड़के पंचशील थे, वो इंगेज थे और उसके साथ बीजेपी का एक चर्चित चेहरा था साक्षी महाराज, जो इस हत्याकांड में डायरेक्ट इंगेज थे। 9 फरवरी 1997 को तीनों लोग मिलकर एक मीटिंग किए थे और उसमें उनके आने वाले फ्यूचर में वो मुख्यमंत्री ना हो जाए और हम लोगों का राजनीतिक कैरियर खतरे में न पड़ जाए, चूंकि एक क्षेत्र से ही है लोग, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची गई थी। साक्षी महाराज और उर्मिला ठाकुर पर्याप्त सबूत न होने के कारण उनको बेल मिल गई, वह बरी हो गए, लेकिन जो विजय सिंह थे उनको इसमें आजीवन सश्रम कारावास हो गया। अब बताते चले कि यह घटना आखिर में कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण क्या था। कहा जाता है कि जब पार्थिव शरीर उनकी ले जा रही थी, जब ब्रह्मानंद द्विवेदी की पार्थिव शरीर जा रही थी, उसमें भाजपा के सारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह तो थे ही, उसमें एक कुख्यात गुंडा भी उनके साथ था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जो गोरखपुर का रहने वाला था और उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो 24 साल की उम्र में सबसे बड़ा गिरोह चलाने लगा था और उसके नाम से बड़े लोगों का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के किसी भी कोने में कोई हो, वो थर थर कांपने लगते थे। वह भी उस पार्थिव शरीर के जुलूस में साथ में गुजर रहा था। कहा जाता है कि ब्रह्मानंद द्विवेदी के साथ उसके बहुत ही अच्छे संबंध थे। इसी दौरान उसके ऊपर एक आरोप लगाई गई थी। ज्ञानेश्वर मिश्र जी जो है पटना के एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपने पत्रकारिता में एक इंटरव्यू के हवाले में बताया है कि जो श्री प्रकाश शुक्ला था उससे उन्होंने पूछा था कि क्या आपने 6 करोड़ रुपए की फिरौती लिया था कल्याण सिंह को मारने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसी तरह के हमारे लिस्ट एक पास हमारे है लेकिन उसमें कल्याण सिंह जी का नाम दूर दूर तक नहीं, लेकिन हमारे लिस्ट में साक्षी महाराज का नाम है, चूंकि वह विधायक जी का हत्यारा है और हम विधायक जी की पत्नी को वचन दे चुके हैं कि जब तक उसको जान से मारेंगे नहीं
तब तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। साक्षी महाराज को जैसे घटना पता चली, वो कल्याण सिंह के पास गए लखनऊ, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने बोला कि कल्याण सिंह जी, आपको मारने की इन्होंने 6 करोड़ की सुपारी ले ली है। और कल्याण सिंह जी के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। कल्याण सिंह जी भी डर गए। मैं यह न्यूज मीडिया में आ गई और कल्याण सिंह जी आनन फानन में एक एसटीएफ टीम की नियुक्ति कर दी, जिसके एसटीएफ के द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या कर दी गई, जिससे श्री प्रकाश शुक्ला के मर जाने के कारण साक्षी महाराज बच गए और उसके साथ कल्याण सिंह जी के कंधे पर रख के गोली चलाई गई थी और मीडिया में न्यूज आ गई कि कल्याण सिंह भी मरने से बच गए। अब आपको बताते चलें कि इस घटना में साक्षी महाराज का भी काफी इंटरेस्ट था, चूंकि हम आपको ये जो ज्ञानेश्वर मिश्र जी का इंटरव्यू के हवाले से बताया है, यह घटना कहीं न कहीं सोचने को मजबूर कर देता है। कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत न होने के कारण साक्षी महाराज और उर्मिला ठाकुर के लड़के पंचशील को बरी कर दिया गया, लेकिन विजय सिंह को जमानत नहीं मिली, वो जेल चले गए। 17 जुलाई 2003 को विजय मिश्र की सजा हो गई और जो मायावती थी वह अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी ब्रह्मानंद द्विवेदी को। और आज भी अगर उस फर्रुखाबाद एरिया में कोई इस परिवार से अगर उठता है चुनाव लड़ने, तो मायावती जी उनके सम्मान में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उठाती हैं और खुलेआम मंचों से कहते उनको सुना गया है कि वह मेरा सगा भाई से भी बढ़कर था, और भावुक हो जाती है। चूंकि हम आपको यह न्यूज ब्रह्मानंद द्विवेदी के हत्या से जुड़ा होने के कारण बताएं, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो जुड़ाव था वह गेस्ट हाउस कांड से था, और गेस्ट हाउस कांड ने भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत असर डाला। अगर यह गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो सपा बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश में शासन कर रही होती और भाजपा दूर दूर तक दिखता नहीं। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। मुलायम सिंह जी के वह 200 लोग, चूंकि वो घटना इसलिए हुई थी कि मायावती जी और मुलायम सिंह यादव ज्वाइंट करके एक सरकार चला रहे थे, और जब मायावती 6 महीने बाद अपना बहुमत खींच ली, अपना समर्थन खींच ली, तो मुलायम सिंह की सरकार गिरते गिरते बच तो नहीं पाई इस घटना के बाद, और भाजपा के सहयोग से मायावती फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। और उसके बाद मायावती ने अपने इस घटना के बाद सपा से इतनी दूरी बना ली कि उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनी, और सपा को कहीं के लिए जगह अगर जब मिला इनको, उन्होंने उसको डांटने में जगह नहीं बनाई, उसको पीछे करने के लिए उन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं किया, हमेशा बढ़ चढ़ के सपा को जवाब देते आए। 2019 में इन लोगों ने एक बार गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं की और यह गठबंधन असफल रहा। ब्रह्मानंद द्विवेदी जैसे उत्तम कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि हम लोग को देना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान एक मुख्यमंत्री थी, उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी, महिला थी, और उनके इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए अकेले 200 विधायकों के सामने डट के महिला की इज्जत की रक्षा करने के लिए लड़ गए थे, और उस महिला का इज्जत का उन्होंने सम्मान किया था। यह एक सच्चे देशभक्त की निशानी है। और अगर मेरा आज का काम आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा आपको प्रणाम एक बार और।